हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण। दिल्ली सल्तनत के बहुत से बिगड़ने के कारण बने, बहुत से राजाओं के जो है कमजोरियों ने दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और मंगोल के बार बार आक्रमण ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर भी जो है दिल्ली विघटन के लिए कौन कौन उत्तरदायित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक बार जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि इससे जो है मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा जब मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना के आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मेरा मनोबल जो है घटेगा और मैं शायद आपके लिए कुछ कर ना पाऊँ। तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8, 9, 10, 11, 12 सभी सिलेबसों को कवर करता है। साथ में जो है ये NIOS बोर्ड के 10th और +2 को भी कवर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहती है कि ये BA फर्स्ट ईयर से लेके 6 सेमेस्टर 8 सब्जेक्टों का बिल्कुल ही अग्रसर है। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा जो है दिल्ली सल्तनत के जो विघटन का कारण था, अब क्या था उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का आखिर कौन जिम्मेवार था जिसने जो है इसको पतन के जो है राह पे लाके खड़ा कर दिया। दिल्ली सल्तनत का जो है 1526 ईस्वी में पुण्य पतन हो गया। यह पतन आकस्मिक नहीं हुआ था, इसे पतन की प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी। कहते हैं सुल्तानों के निरंकुश शासन स्थापित कर रखा था, जिसे भारतीय जनता का जो है सहयोग प्राप्त न था। बड़े बड़े सरदार और अमीर राज्य के विरोध सदा ही षड्यंत्र में उलझे रहते थे। सेना में काफ़ी एक जाति के लोग नहीं थे, बल्कि वह भिन्न भिन्न जातियों का मिश्रण थी। इसके कारण जो है सैनिक पूरे उत्साह से नहीं लड़ते थे। जो है सतन कालीन भारत में कभी पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हो पाई। इसके किसी न किसी भंग जो है भाग में विद्रोह होते ही रहते थे। उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल आक्रमण इस युग की स्थायी विशेषता थी। एक या दो सुल्तानों के छोड़कर से सभी सुल्तान मंगोल से भयभीत रहे। जो है तुर्कों और सुल्तानों ने बड़ी दुर्बलता का परिचय भी दिया था। जो तुगलक सुल्तानों ने बड़ी ही दुर्बलता का परिचय दिया था, उन्होंने कभी भी मंगोल को जो है उनका जो है फन कभी नहीं कुचला। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जड़ें लगभग खोखली सी हो गई। तैमूर जो है आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ और जो वास्तव में इसे आक्रमण के पश्चात दिल्ली के सुल्तान इसके पूर्वकालीन वैभव की पुण्य स्थापना न कर सके। अंततः बाबर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गया। इसके पतन के कारण ही बहुत से हो सकते हैं, जिसको हम एक को नहीं मान सकते, क्योंकि बेशकली बाबर ने जो है दिल्ली सल्तनत को अंत करके अपना राज्य का स्थापना किया, तो इसका कहीं हद तक कारण भी था कि यहाँ के कमज़ोर राजा। क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे बाबर के बारे में तो समझ में आएगा कि आखिर बाबर में क्या था। बाबर बहुत ही कमज़ोर था, फिर भी जो है इंडिया में जो है उसकी दबदबा बढ़ गया, यानी हिंदुस्तान की जो है यहाँ पर जो षड्यंत्र रची जाती है, जिसकी वजह से उसने फ़ायदा उठाया और भारत पर जो है 200 सालों तक राज किया उसके पूर्वजों ने। तो ये तो आगे चल के आप पढ़िएगा। अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का सबसे बड़ा कारण क्या था। सबसे पहले तो यही था कि राष्ट्र की भावना का अभाव। दिल्ली सल्तनत जो है राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित नहीं थी, अतुल यह धार्मिक पक्षपात तथा सुल्तान की नीति पर आधारित थी। आपने अभी देखा ही होगा कि यहाँ पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने साफ क्लियर जो है मुसलमानों को सहायता करता था और हिंदुओं को वो पक्षपात करता था और हिंदुओं पर हर तरह के जो है क्रूरता का परिचय देता था। तो ये धार्मिक पक्षपात थी, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि राजा जो होता है कभी निजी नहीं होता है, वो सदैव सार्वजनिक होता है। वो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी रंग रूप के हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि दूसरा होता है। इसलिए जो है धार्मिक पक्षपात सुल्तान की नीति पर आधारित होने की वजह से जो है दिल्ली सल्तनत का जो है विनाश हो गया और इसका जो लास्ट शासक रहा वो इब्राहिम लोदी, जिसको जो है बाबर ने हरा के अपना शासन स्थापित कर लिया था। सभी सुल्तान इस्लाम के अनुयायी थे और प्राय कट्टर धर्मी थे। अलाउद्दीन खलजी उच्च कोटि के शासन प्रबंधन होते हुए भी अपनी हिंदू जनता के प्रति उदासीन कठोर था। फिरोज शाह तुगलक तो इतना कट्टर धर्मी था कि इतिहासकारों ने उसके हिंदुओं के प्रति व्यवहार की तुलना अंग्रेजेब से भी कर दी। उसने हिंदुओं को इनको इतने कष्ट दिए। इस प्रकार के सुल्तानों ने भी पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई और अपनी हिंदू जनता के साथ कठोर व्यवहार करके उसका समर्थन खो दिया। अपनी बहुवर्ग प्रजा को समर्थन के बिना जो सुल्तानों द्वारा जो है
सफलतापूर्वक शासन करना असंभव था, क्योंकि एक ही जाति से कोई शासन नहीं कर सकता है, चाहे समय कोई भी हो, चाहे वो आधुनिक युग हो, चाहे आपका पुरातन युग हो। ठीक है, आधुनिक युग में भी जो है मंत्री संतरियों को समझना चाहिए कि हर जो है जनता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई हिंदुत्व के लिए नहीं मरना चाहिए, ना कि मुस्लिम धर्म के लिए मरना चाहिए, सारे जनता एक समान है। तो इसी वजह से जो है फिरोजा तुगलक का जो है ख़त्म हो गया और जो है दिल्ली सल्तनत जो थी बिल्कुल विघटित हो गई। उसके बाद विस्तृत साम्राज्य, सुल्तानों का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। विशेष रूप से अलाउद्दीन खलजी ने लगभग समस्त भारतीय उत्तर भारत को अपना अधीन कर लिया था। दक्षिण का कुछ भाग भी उसके अधिकारों में था। तब पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को भी पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ के राज्य में इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना चाहा। फलस्वरूप दिल्ली जो है साम्राज्य का विस्तार इतना बढ़ गया कि उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया, क्योंकि यातायात के साधन विकसित नहीं थे उस समय, इसलिए उत्तरी भारत राजनीतिक से बिल्कुल पृथक हो गया। फलस्वरूप जो है उत्तरी भारत में स्थान स्थान में विद्रोह होने लग गए। इसके अतिरिक्त जो है मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण भारत के राज्य के इस्लामीकरण की नीति के कारण जो है दक्षिण के सभी हिंदू राज्य जो है दिल्ली सल्तनत के शत्रु बन गए। चारों ओर तुर्की सत्ता के विद्रोह की ज्वाला जो है भड़क उठी और उसके सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। शहर से लोधी शासक इतने योग्य नहीं थे कि वे सल्तनत की जो है बिगड़ती हुई दशा पर नियंत्रण पा सके। परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली साम्राज्य की जो है शीघ्र ही छीन भिन हो गई। उसके बाद था निरंकुश राजतंत्र। दिल्ली के सभी जो है सुल्तान निरंकुश तथा स्वच्छचारी थे। शासन की जो है सारी शक्तियां सुल्तान में ही केंद्रित था और इस प्रकार शासन केवल तभी स्थिर रह सकता है जब केंद्र में कोई अत्यंत ही शक्तिशाली शासक हो। बलबन, अलाउद्दीन खलजी आदि सुल्तानों ने तो अपने आतंक द्वारा साम्राज्य को संभाल कर रखा था और इसका विस्तार भी किया, परंतु दुर्भाग्यवश फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की राजगद्दी पर कोई भी सुल्तान इतना शक्तिशाली नहीं था जो सभी शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता था और बड़े बड़े अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रख पाता। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि शासन व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण हो गई और वह दिल्ली साम्राज्य को ले डूबा। उसके पश्चात था सैनिक दुर्बलता। आरंभ में ही जो है सुल्तानों की सैनिक काफ़ी दृढ़ थी, क्योंकि वह सैनिक शक्ति द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और उस पर शासन भी चलाते थे। इसी बात का ध्यान में रखकर बलबन तथा अलाउद्दीन खलजी ने अनेकों सुधार किए और अपनी सेना को सशक्त बनाया, परंतु बलबन जो है अलाउद्दीन खलजी तथा फिरोज शाह तुगलक ने सेना में जो है समानतावादी प्रणाली को पुनः लागू करके दिल्ली जो है साम्राज्य की सैनिक शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई। सैनिक संगठन को दुर्बल हो जाने के कारण बाद के सुल्तान ने न तो नए प्रदेश को विजय कर सके और न ही विद्रोह का दमन कर पाए। इसके अतिरिक्त सुल्तानों की सेना में अनेक मुसलमान सैनिक ही थे। उसमें राजपूत तथा अन्य हिंदू जाति की भर्ती नहीं किया जाता था। यह संभव नहीं था कि केवल मुसलमान सैनिक ही वीर सिद्ध हो। इसकी अयोग्यता के कारण सैनिक जो है शक्ति दिन प्रतिदिन दुर्बल होती चली गई। परिणाम स्वरूप साम्राज्य जो सुरक्षित न रह सका। तो यही बात है, एक ही धर्म को उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी दिया जिसके वजह से जो था सैनिक भी दुर्बल हो गए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सैनिक बनता है तो वो हिंदू है या मुस्लिम देख के नहीं बनता है, वो अपनी योग्यता से बनता है, अपनी साहस से बनता है। वो तो या तो वो हिंदू भी हो सकता है, चाहे वो मुसलमान भी हो सकता है, चाहे सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, चाहे जैन भी, कोई भी धर्म हो, वो अपनी योग्यता से अपने आप को प्रचारित करता है। धर्म के रिगार्डिंग कोई जो है बलवान नहीं होता है। ये बात जो है शायद फिरोज शाह तुगलक को समझ नहीं था। उसके बाद था मुसलमानों का नैतिक पतन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के तुर्की की विजय का प्रमुख कारण उनका धार्मिक उत्साह तथा शारीरिक बल था, परंतु 300 वर्षों के दृढ़ शासनकाल में लगभग सभी मुसलमान सैनिक अमीर तथा अधिकारी विलासी बन गए थे। फलस्वरूप उनका शरीर तथा मानसिक बल बिल्कुल ही स्थिर पड़ गया था और वह भारतीय राजपूतों तथा विदेशी मूलों का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुए। कहते 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सभी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ये तो आपको पता ही है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था और पराजय होने का कारण भी लोदी खुद ही था। उसने जो है दूरदर्शिता का प्रयोग नहीं किया था और जो है बाबर के तोप खाने के समय जो है उसका पूरा जो है सैनिक ढेर सी बन गई थी। उसके बाद था आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी। मुगल सुल्तानों ने अनेकों ऐसे विवेकहीन कार्य किए जिन पर पानी की तरह धन बहाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं पर लगभग सारा राजकोष खाली सा हो गया था और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी दुर्बल हो गई कि न तो आंतरिक विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा सका और न ही बाहरी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे विघटित होते चली गई और ये धीरे धीरे विघटन भी इनके शासक पर ही कारण बना।
उसके पश्चात था उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। दिल्ली के जो है सुल्तानों में उत्तराधिकारी नियुक्त करने की कोई विशेष परंपरा अथवा नियम नहीं था। राज परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप को सुल्तान पद का अधिकारी समझता था। फलस्वरूप सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र तथा निकट संबंधियों में प्राय सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहता था। जब कहते हैं जब आप घरों में ही लड़ोगे तो बाहरी दुश्मन तो और भी पावरफुल हो ही जाएंगे, वही हुआ कि आपस में तो ये लड़ रहे थे, जो है विदेश के जो लोग थे उनको भी जो है आमंत्रित कर रहे थे, तो वही हुआ। कहते हैं घर में लड़ाई था तो बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे ही, तभी तो बाबर को जो है आमंत्रित करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर गए। फलस्वरूप सुल्तान की जो मृत्यु होती थी तो वो आपस में ही लड़ने लग जाते थे। इन गृह युद्धों ने जहाँ जो है साम्राज्य की शक्ति को छीन किया, वहीं आर्थिक स्थिति को भी दुर्बल बना दिया। इन परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक सी बात थी। उसका बाद मंगोल के आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक अत्यंत युद्ध प्रिय तथा क्रूर जाति थी। उन्होंने मध्यकालीन युग में एशिया के अनेक देशों पर आक्रमण किए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोल भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहे। ये आक्रमण सुल्तानों के लिए एक प्रमुख समस्या बन रखे थे। सुल्तानों का शासन व्यवस्था तथा अन्य हितार्थों कार्यों की अपेक्षा करना अधिकतर ध्यान सैनिक शक्तियों को दिन करने की ओर देना पड़ा। फलस्वरूप उन्होंने साम्राज्य का अपार धन मंगोल के राज्य की रक्षा में ही व्यय कर दिया। इसके अतिरिक्त सुल्तानों को अनेक योग्य सेनानायक तथा राजकुमार मंगोल के विरुद्ध युद्धों में मारे भी गए और सैनिक शक्ति पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अंततः दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक ही था। उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व। मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र तथा प्रशासनिक नीति दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी थी। भले ही उसकी योजनाओं के उद्देश्य अच्छे थे, यद्यपि सुल्तान का उन योजनाओं को कार्य रूप देने का ढंग उचित नहीं था। फलस्वरूप प्रत्येक योजना असफल रही। इन योजनाओं पर व्यय किए गए अपार धन से केंद्रीय कोष को अधिक जो स्थिति गहरा आघात पहुंचा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं को लागू करने में सुल्तान ने जिस कठोरता से काम किया, उसे प्रजा के हृदय में सुल्तान तथा दिल्ली साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का जो भावना उत्पन्न हुई, ये सभी बातें दिल्ली सल्तनत के तीव्र पतन के सबसे बड़ा कारण बना। उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो है पूर्वाधिकारी द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु उसकी प्रशासनिक नीति भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक बहुत बड़ा कारण भी बनी। उसने धार्मिक जो है असहनशीलता की नीति को अनुसरण किया, जिसे प्रजा को बहुवर्ग हिंदुओं को तुगलक साम्राज्य का विरोधी बना दिया। इसके अतिरिक्त उसकी अत्यधिक दयालुता, नर्म दंड विधान और दानशीलता, सामान्य प्रथा को लागू करने की नीति तथा अनुशासनहीनता सैनिक संगठन ने दिल्ली साम्राज्य को जड़ों को इतना खोखला कर दिया कि उसके पुण्य जीवन का संचार करना असंभव हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक प्रतिभा का तथा कुशल सैनिक नायक का गुणों का भी समर्था अभाव था। फलस्वरूप न तो विद्रोह प्रांतों में पुण्य दिल्ली से राज्य मिला सका और न ही नए प्रदेश विजय कर सका। परिणाम स्वरूप उसके राज्य काल में दिल्ली जो है साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई। उसके पश्चात था तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तैमूर जो है समरकंद का शासक था। वो सिंहासन समारोह के सिद्ध पश्चात उसने फारसी और जो है मेसोपोटामिया तथा अफगानिस्तान के विजय करके भारत की ओर प्रस्थान किया। जो है 1398 ईस्वी में उसने पंजाब में प्रवेश किया। दिल्ली पर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने बढ़ते हुए शत्रु को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अंततः दिल्ली के आसपास के लोगों ने निशस्त्र की आक्रमणकारी का विरोध किया। सुल्तान ने उनके लिए शस्त्र भी नहीं भेजे, अतुल यह कहला भेजा कि तैमूर का विरोध मत करो और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भाग जाओ। सुल्तान स्वयं भी दिल्ली के शत्रु के दया पर छोड़कर भाग निकला। तैमूर ने दिल्ली में भयंकर लूटमार की और सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों का वध कर दिया। इस लूटमार के कारण दिल्ली सल्तनत को जन धन की जो है भारी क्षति उठानी पड़ी और जो है दिल्ली राजनीतिक शक्ति छीन भिन हो गई। सुल्तान का सम्मान मिट्टी में मिल गया। कहते हैं कि 3 मास तक दिल्ली के सिंहासन को संभालने वाला कोई भी सुल्तान नहीं था। इस आक्रमण के पश्चात दिल्ली जो साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और 1526 ईस्वी तक इस सीमा तो बिल्कुल ही सिकुड़ गई। उसके बाद था दास प्रथा। आरंभ में मुसलमानों के लिए दास प्रथा वरदान सिद्ध हुआ था। आपने पढ़ा भी होगा कि दास प्रथा की वजह से जो है बहुत से हमें जो है सेनानायक मिला, ठीक है, जिसमें जो है बहुत से अच्छे भी थे जिन्होंने अच्छे से काम भी किए। लेकिन दास प्रथा ने क्या किया, भारत मुसलमानों के राज्य के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन स्वयं दास था। इतने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन जैसे दास होने के पश्चात भी उसने दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप और रंग दिया। लेकिन कहते हैं इन दासों ने अपनी योग्यता तथा साहस द्वारा जहाँ दिल्ली
सल्तनत की स्थापना किया, वहीं उसे आंतरिक तथा बाहरी संकट से भी सुरक्षित किया। परंतु यही दास प्रथा अंत में दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके ख़त्म भी हो गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी और इनकी रक्षा विभाग करता था। परंतु ये दास स्वामी भक्त नहीं थे, ये तो सरकार पर केवल बोझ मात्र थे। दूसरे इन दासों ने राजनीतिक झगड़ों तथा घरेलू षड्यंत्रों में भाग लेकर परिस्थितियों को और भी अधिक जटिल बना दिया। फलस्वरूप दिल्ली साम्राज्य का विघटन भी हो गया। तो ये बात साफ कहा जा सकता है कि दासों ने शुरू किया था और दासों पे ही दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके बाद सैन्य तथा लोधी शासकों की दुर्बलता। तैमूर के भारत आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सैन्य वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के सभी शासक लगभग अयोग्य सिद्ध हुए। उनके काल में दिल्ली राजनीतिक साठ गांठ का अखाड़ा बन गया। राज्य में चारों ओर अराजकता फैल रही थी। अमीर और सरदारों के सुल्तानों के सिंहासन पर बिठाने उतारने का काम जारी रखा। सैन्य वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन अलामा शाह को लोधी ने सिंहासन से उतार दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। लोधी शासकों में भी सिकंदर लोधी को अतिरिक्त अन्य सभी शासक अयोग्य सिद्ध हुए। परंतु सिकंदर लोधी भी एक धमाधार शासक था और अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। कहते हैं इसलिए वह भी असफल रहा और साम्राज्य की आंतरिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उनका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी तो अत्यंत हठी, अभिमानी और उद्दंड था शासक था। उसके व्यवहार के कारण उसके सभी सरदार तथा दरबारी उससे विरुद्ध हो गए थे और अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप दिल्ली राज्य बिल्कुल ही छिन्न भिन्न सी हो गई। उसके बाद था बाबर का आक्रमण। काबुल के शासक बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोधी भी लड़ता हुआ मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया तथा भारत में मुगल शासन की स्थापना भी हुई। इस विषय में बहुत से इतिहासकार ने साफ शब्दों में कहा है कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए कब्र बन गया और इससे उनका राज्य नष्ट हो गया, उनकी शक्ति का सर्वथा विनाश हो गया। लेकिन हम कंक्लूजन कुछ भी कहें, एक बात तो सच है कि अनेक कारणों से मेल से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। उत्तराधिकारी के नियम का न होना, रास्ता का अभाव होना, निरंकुश राजतंत्र तुगलक शासकों के विवेकहीन कार्य, ऐसे अनेक बात थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विशाल भवन की नींव को खोखला कर दिया। तब पश्चात ब्राह्मण आक्रमण के आंतरिक विद्रोह के कारण दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही मिट गया। कहते हैं पीछे जो भी हुआ उस बात को कोई नहीं देखता, लेकिन जो भी प्रेजेंट हो रही है उसको सब देखते हैं। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व सबसे अधिक माना जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई उसके बाद दिल्ली सुल्तान बना का उत्तराधिकारी में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। यह साम्राज्य आकार में जितना बड़ा था उतनी ही विशाल विनाशकारी तत्व में परिपूर्ण था। राज्य में विद्रोह तो पहले ही आरंभ हो चुके थे, साथ में खजाना भी खाली हो चुका था। फिरोज शाह तुगलक ने शासन प्रबंधन में सुधार अवश्य किए, परंतु उसके हिंदू विरोधी कार्य ने उसे जनता में बदनाम कर दिया। उसने दासों पर अवयव किया और जागीरदारी प्रथा को फिर से आरंभ कर दिया। ऐसे अनेक बात ने दिल्ली सल्तनत को पतन के लिए गड्ढे में धकेल दिया। सबसे पहले तो उसका यही दायित्व था और यही कारणों की वजह से वो दिल्ली खत्म हुआ कि अनुचित युद्ध नीति। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी उदार तथा अनुचित युद्ध नीति अपनाई। उसने बंगाल को विजय करने के लिए घेरा डाला, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसने घेरा हटा लिया। अंततः वहाँ के शासक इस्लाह शाह ने उसकी लौटती हुई सेना को काफ़ी क्षति पहुँचाई। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाही शाह के पुत्र सिकंदर शाह को शासनकाल में एक बार फिर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु इस भय से कि वहाँ की मुसलमान स्त्रियों को सैनिक के हाथों अपमानित न होना पड़े और उसके दोषी सैनिक न मारा जाए, वो बंगाल से वापस लौट आया। फलस्वरूप बंगाल का राज्य सदा के लिए दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। इसी प्रकार वह सिंध तथा दक्षिण के प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में न मिला सका। कहा जाता है कि जब उसके सैनिक ने उसे दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों के विजय करने की आज्ञा मांगी तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपने सहधर्मियों यानी मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। उसके शत्रु ने सुल्तान की उदारता को उसकी निर्बलता समझा और उनका पूरा लाभ भी उठाया और इस परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत दिन प्रतिदिन जो थी कमज़ोर होती चली गई। उसके पश्चात जागीरदारी प्रथा का पुण्य आरंभ होना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जागीरदारी प्रथा जो था बिल्कुल समाप्त सी हो गई थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने यह प्रथा फिर से आरंभ कर दिया। उसने
तथा अन्य अधिकारियों को वेतन के स्थान पर जागीर देना आरंभ कर दी। आरंभ में तो फिरोज शाह तुगलक को इस प्रथा से बहुत लाभ पहुंचा, परंतु बाद में यह प्रथा शासन के लिए घातक सिद्ध हुई। जागीरदार इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने सुल्तान के प्रत्येक आदेशों की अपेक्षा करना आरंभ कर दी। वैसे भी उन पर सुल्तान का नियंत्रण नाम मात्र का ही था। जब कभी राज्य में विद्रोह होता तो जागीरदार अवसर का पूरा लाभ उठाते। वो राजा के विद्रोह में उलझा देख अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति क्षीण होती गई और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया। उसके बाद त्रुटिपूर्ण जो है सैनिक संगठन। फिरोज शाह तुगलक का सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। इस संगठन का सबसे बड़ा दोष जागीरदारी प्रथा ही थी। दूसरा जो है सुल्तान अत्यधिक दयालु था। इसी कारण वह अपने युद्ध से जो है वृद्ध सैनिकों को भी पद पर मुक्त नहीं करता था। कई बार तो वह पद उसके पुत्र को दे देता था, चाहे वह अयोग्य हो चाहे न हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी सैनिक अधिकार के पास घोड़े और सैनिक निश्चित संख्या को कम होते तो भी उसे निश्चित धनराशि दे दी जाती थी। इस प्रकार से मुफ्त का माल हड़पने लग गए। यानी मुफ्त के माल तो हर कोई कहते हैं ना, मुफ्त के लिए तो सरकार आज भी बनी हुई है। मुफ्त में तो सब कुछ मिलता है, फ्री करते हैं, तो फ्री का जो है माल सब हड़पने लग गए। फिरोज शाह तुगलक की सेना में जो है काफ़ी अलग सी जो है विचारधारा थी। फिरोज शाह तुगलक की सेना में जो रिश्वत भी जोरों से प्रचलित हो गई। चारों तरफ जो लोग हैं रिश्वत लेना शुरू कर दिया। सुल्तान जहाँ भी इस बात को परिचित था, फिर भी उसने रिश्वत को रोकने के लिए कोई भी पग नहीं उठाया। ठीक है, उसके विपरीत इसके प्रोत्साहित ही दिया। जो अफीफ का कहना है कि सुल्तान ने एक बार स्वयं एक सिपाही को सोने का एक टांका दिया ताकि वह सैनिक क्लर्क को रिश्वत के रूप में दे सके। साधारण क्लर्क की बात तो दूर, सुल्तान का जो है युद्ध मंत्री मुल्क वशी भी बहुत बड़ा घुसखोर था। वह रिश्वत में प्राय धन छिपा कर रखता था। एक विद्वान के अनुसार तुमित मुल्क की मृत्यु के समय उसके पास 13 करोड़ टाँके थे जो उसने भूमि में दबा कर रखे थे। इस प्रकार का सैनिक संगठन होते हुए भी दिल्ली का सल्तनत अस्थायी न रह सका। तो वही बात तो कहते हैं, जब सरकार फ्री में हर चीज़ दे रही होती है तो फ्री का मतलब तो फ्री ही होता है। तो फ्री में जब सब कुछ मिल रहा होता है तो कदर कौन करेगा। जब कहते हैं ना पानी भी तो फ्री में मिल रहा है तो उसका कदर कौन करता है। तभी तो यमुना गंगा जो है सब जो है प्रदूषित हो चुकी है। आज फ्री के चक्कर में जहाँ फ्री हुआ है वहाँ पर ही प्रदूषण में लोग मर रहे हैं। तो कहते हैं ना कोई चीज़ को अगर फ्री कीजिएगा तो लोग भी उसको फ्री की तरह समझ के उसको जो है विनाश के कगार पे ला खड़ा करेगा। आज 21वीं शताब्दी में कुछ फ्री का कुछ ऐसा लालच बिछाया जा रहा है दिल्ली सल्तनत में कि आज होने वाला लगता है कि आने वाला समय में दिल्ली का भी पतन सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि आज भी जो है दिल्ली के शासक जो है फ्री की जो सिक्का जमा रहे हैं और लोग उससे ललायित हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ साल पहले हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। वही जो है बात आज 21वीं शताब्दी में भी दोहराया जा रहा है। तो वहाँ पर भी दिल्ली का ही अंत हुआ था और आने वाला समय में शायद दिल्ली का भी विघटन हो। तो कहते हैं ना फ्री के चक्कर में जब भी पड़ा है सल्तनत उसका जो है विनाश सुनिश्चित ही हुआ है। तो जिसकी वजह से जो था ये बिल्कुल ही दिल्ली जो था खत्म हो गया। उसके बाद धार्मिक सहनशीलता। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो अपने प्रत्येक कार्य जो कुरान शरीफ के नियमानुसार करता था। वो सुन्नी जो है संप्रदाय के अतिरिक्त कभी भी धर्म का अस्तित्व सहन नहीं कर सकता था। फिर धर्मांतर होकर उसने हिंदू पर कई अत्याचार भी किए। उनके मंदिरों और पवित्र मूर्तियों को भी बड़ी ही निर्दयता से तोड़ दिया गया। कुछ जो है मूर्तियों को रक्त से दूषित करके ब्राह्मणों के गले में डाल दिया गया। श्रृंगार तथा जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह भारी लूटमाट भी की। नई मंदिर बनाने तथा मूर्ति की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जो अब जर्जिया के मुक्त थे कर लगा दिया गया। ब्राह्मणों ने इसके विरोध किया परंतु सुल्तान ने उसके न सुनी। देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि जब भी कोई समय और कोई भी जो है राजा या कोई भी मंत्री ने ये कदम उठाया है उसका सर्वनाश हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना हिंदू धर्म को प्रायोरिटी देते हो उतनी ही आपको मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उतने ही सिख को, उतने ही ईसाई को। जो भी जो है राज्य है, मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूँ कि जो कोई मंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राजा होता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। उसके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी एक सामान्य हैं। किसी दूसरे धर्म को प्रायोरिटी ना देना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये कभी भी ये मान्य नहीं होती है। प्रजा के लिए सरकार हर रूप में एक ही होती है। वो जितना हिंदू को प्रायोरिटी देती है उतने मुस्लिम धर्म को देना चाहिए, उतने ही सिख को देना चाहिए, उतने ईसाई को देना चाहिए, उतने ही जैन को देना चाहिए। यानी
अगर हम कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हर धर्म को उतनी ही प्रायोरिटी देना सबसे बड़ा प्राथमिकता बन जाती है। अगर जब भी ऐसा नहीं होगा, जब भी एक धर्म को लेकर लोग चलेंगे, एक धर्म को मंत्री लेकर चलेंगे, तो याद रखना सदैव जो है उसका जो है हमेशा ही जो है विघटन होगा, उस राज्य का विघटन होगा, उस मंत्री का पद भी जाएगा, क्योंकि ऐसा सदैव हुआ है। और इसका जो है फिरोज शाह तुगलक भी सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने सिर्फ मुसलमान धर्मों को ही आगे बढ़ाया और उसने साफ शब्दों में कहा था, ठीक है, सुल्तान हिंदू के उच्च पद से वंचित भी किया। और वह स्वयं ही लिखता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार लेगा वह जजिया कर से मुक्त हो जाएगा। मैंने यह भी घोषणा किया है कि काफिरों की पुस्तकें, मूर्तियां और उनकी पूजा के पात्र सबके सामान को राख कर दिया जाए। अब देखिए, ऐसा नीति जब कोई अपनाएगा तो उसका विनाश तो सुनिश्चित होगा। मैं कहा ना कि राजा जो होता है सबके लिए होता है, उसको ऐसा नीति कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो वो विघटन का सबसे बड़ा कारण बनता है। भारतीय इतिहास में जो है अंग्रेजों ने पहले ही सिकंदर लोदी को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य की शासन शक्ति नीति पर धर्म का इतना प्रभाव नहीं था जितना फिरोज शाह तुगलक की शासन नीति पर था। सुल्तान की इस असहनशीलता की नीति के कारण जो है उसकी हिंदू जनता उसके विरुद्ध हो गई, जिससे दिल्ली सल्तनत का गहरा आघात हुआ। ठीक है, तो बात तो सही है, अगर आप मुस्लिम धर्म को इतना प्रायोरिटी दोगे और हिंदू को नहीं दोगे तो सल्तनत का विकास तो होगा ही। और 21वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पर हिंदू को प्रायोरिटी देने की सरकार कोशिश कर रही है और मुस्लिम धर्म को बिल्कुल ही छोड़ रही है। दोस्तों, ये बात हमेशा गलत होती है। सरकार के लिए सभी जो है एक सामान्य है, सबको जो है अपना जो है सहनशीलता दिखानी चाहिए। उसके बाद है अत्यधिक उदासीनता। फिरोज शाह तुगलक आवश्यकता से अधिक उदार और दानी व्यक्ति था। उसने असंतुष्ट लोगों को प्रसन्न करने के लिए करोड़ों रुपए दिए और उनके ऋण भी माफ़ कर दिया। उसके अनेक कर भी समाप्त कर दिए गए। इन करों की संख्या 24 के लगभग थी। उसने धर्मार्थ विभाग स्थापित किया और दान में पानी की तरह धन बहाया। उसने अपने प्रजा को जो है अन्य प्रजा हितकारी कार्य पर भी जो है अंधाधन पैसा खर्च किया। परिणाम स्वरूप सुल्तान का जो है राजकोष लगभग खाली सी हो गई और दिल्ली सल्तनत की नींव कमजोर पड़ गई। सुल्तान का विधान भी बड़ा ही नम था। फलस्वरूप राज्य में जो है अपराध बढ़ने लग गए और विद्रोह तत्व उभरने लग गए। कहते हैं दासों की संरक्षण, सबसे अधिक तो उसने दासों का संरक्षण किया। फिरोज शाह तुगलक के दासों को बड़ा ही शौक था, परंतु वह दासों के प्रति विशेष रूप से दयालु भी था। फिरोज शाह तुगलक के सरकारी इतिहासकार फिल्म के अनुसार उस समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। इसमें 40,000 दास तो शाही सेवा में लगे रहते थे। कहते हैं कि फिरोज, अगर हम देखा जाए, सबको हम किया जाए, अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो यही बात सामने आती है कि फिरोज शाह तुगलक की दासों के प्रति उदारता और सम्राट के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ। कहते हैं कि सम्राट जो था, दिल्ली सल्तनत जो था, दासों से ही शुरू हुआ था और दासों ने ही ख़त्म किया। कहते हैं जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर जो है इसका विनाश हुआ। इससे एक तो राजकोषीय पर भारी बोझ पड़ा, दूसरी दासों की जो है षड्यंत्रों से तुगलक साम्राज्य की हिलता बना दिया। यानी चारों तरफ जो था पतन के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। फलस्वरूप राज्य की शक्ति पर कम होने लगी और दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गई। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने न तो अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की गलतियों की शिक्षा प्राप्त किया और न ही उसके गुणों को अपनाया। उसने राजनीतिक धर्म में रंगने का प्रयत्न किया और विद्रोह तत्वों को कुचलने के लिए ठोस पग भी नहीं उठाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो ढांचा है खोखला हो गया और जिसकी वजह से जो था दिल्ली सल्तनत जो है सदैव के लिए जो है ख़त्म हो गया, उसका पतन हो गया। और जो था जो बाबर थी उसकी जो है यानी मुगल साम्राज्य का सदैव के लिए उदय हो गया। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।